और दो आप कह रहे हैं कि उस चारों दिग्गज एयरलाइन स्टॉक से पूरी तरह से एग्जिट हो गए हैं क्योंकि उनको लगता है बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस पैंडेमिक का एविएशन इंडस्ट्री पे, तो पूरी पोजीशंस लिक्विडेट कर दी हैं उन्होंने। ठीक है, तो ये वो बर्कशायर हैथवे की कमेंट्री हो गई, ये ग्लोबल सेटअप हो गया। अच्छा, वीरू के पास जाऊं उससे पहले दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट जैसे बाजार को मूव करने के दमखम रखते हैं। नीरज जी, पहले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज क्विकली बताएं आप कैसा है, फिर एचयूएल के लिए वरुण के पास जाऊंगा, फिर वीरू के पास जाऊंगा समझने के लिए, फिर अब रिएक्शन कैसा होता है स्ट्रीट पे। नीरज जी आ रही है? चलिए, नीरज जी नहीं है, वापस रिकनेक्ट रीपैच करेंगे, तो अब वीरू के पास चलता हूं। पहले समझ लेते हैं कि भाई इस तरह का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम तगड़ी एक्सपायरी के बाद किस हद तक का रोल ओवर डेटा इनकरेजिंग नजर आ रहा है, रणनीति क्या होनी चाहिए, और इस तगड़े गैप डाउन के बाद कैसे हम अपने आप को ब्रेसअप करें, कैसे प्लेस करें अपनी ट्रेडिंग बेट्स। वीरू गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, अगर आप मुझसे पूछे, इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, रोल ओवर के आंकड़े, चार्ट्स सारे बहुत अच्छे थे और शॉर्टिंग का कोई विकल्प नहीं था। हाँ, बाजार में एक गिरावट जरूरी थी आशीष। लास्ट लगभग 5 सेशंस में हमने 750 पॉइंट का स्विंग देखा था और आपका पुट कॉल रेशो इस सीरीज के शुरू में था 1.89। आप थोड़ा सा ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में थे, लेकिन इस प्रकार का फॉल आई थिंक प्राइस में कहीं नहीं है आशीष। हमारा एक ऑप्शन बेस था, याद रखिएगा, 9500 के आसपास, यानी 7 मई की कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आज से हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को देखूं तो हमारा ऑप्शन बेस आता है 9500 के आसपास, लेकिन हम उसके भी नीचे खुल रहे हैं। तो क्या, उससे पहले ये समझ लीजिए कि एफआईज ने क्या किया। एफआईज ने करीब करीब 2000 करोड़ की बाइंग करी, 580 करोड़ रुपए का डीआईज ने बाइंग किया। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज लॉन्ग थे और जो ऑप्शन का आंकड़ा उनका ये कहता है आशीष कि एफआईआईज इस बार 13,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है इंडेक्स पे। जब वो नेट लॉन्ग है तो अब सपोर्ट कहां पे आता है? आपका एसजीएक्स निफ्टी 9300 कह रहा है आशीष। मैं ये कहता हूं कि 9,000 और 9,240 इस लगभग 240 पॉइंट के रेंज में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे कि हमने 7 मई के बेस को तोड़ दिया, अब 28 मई के कॉन्ट्रैक्ट में आशीष 9,000 और 9200 की पुट्स में लगभग 32 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, यानी ये एक ऑप्शन सपोर्ट है और यहीं से हम शूट अप हुए थे, यहीं से एक ब्रेकआउट आया था और यहीं पे आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। यानी इस गैप डाउन ओपनिंग के बाद आपके पास शॉर्ट्स को, अगर आपके पास हैं या फिर पुट्स लॉन्ग हैं, उनको कवर करने का एक मौका है। खुलते ही साथ लॉन्ग नहीं करेंगे ना शॉर्ट करेंगे। इस रेंज में 9200 से लेकर 9300 के रेंज में थोड़ा सा इंडेक्स को कंसोलिडेट होने दें, उसके बाद कोई पुल बैक या फिर ऑप्शन ट्रेड लेंगे लॉन्ग या फिर शॉर्ट के लिए। लेकिन आशीष, ये बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, इस पे खुलते शॉर्ट मत कीजिएगा या फिर खुलते लॉन्ग ना कीजिएगा। दूसरी बात, निफ्टी बैंक थोड़ा सा चार्टिकली कमजोर था, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं था जितना निफ्टी था, लेकिन याद रखिए 20,200 और 20,050 ये इसका बहुत स्ट्रांग सपोर्ट जोन है एज पर द ऑप्शन और एज पर द 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो यहां पे दोनों ही इंडेक्स को गैप डाउन ओपनिंग के बाद स्थिर होने दीजिए। आई थिंक 1, 1.5, 2 घंटे 3 घंटे में बाजार अपना रिएक्शन डेफिनेटली देगा। वो ऑप्शंस के जरिए समझने के बाद कोई लॉन्ग ट्रेड या फिर शॉर्ट ट्रेड लेंगे आशीष। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस तरह का मैसिव गैप डाउन जब होगा तो उसके बाद शॉर्ट करने की भूल ना करें। हो सकता है कि 9150 9240 के रेंज में जब आए तो वीरू कह रहे हैं एक पुल बैक पॉसिबल होगा भारतीय बाजारों में। तो गैप डाउन के बाद शायद दिन के दौरान आपको एक रिकवरी के लिए तैयारी करनी चाहिए इस बाजार में। हाँ, शुरुआती इंडेक्स के लिहाज से शुरुआत में जरा ट्रेड सेटल होने दें, उसके बाद देखें कहां पे सेटल हो रहा है मार्केट्स, और फिर पुल बैक की तैयारी उस स्क्रीन पे क्लोजली वॉच आउट करना पड़ेगा आपको। तो ये है आज का बाजार की तस्वीर। लेकिन रिलायंस, एचयूएल, टेक महिंद्रा, तीनों नंबर्स पे रिएक्ट करना है क्विकली। सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, नीरज जी नंबर्स कैसे रहे? नहीं, नीरज जी से बात नहीं हो पा रही है। सीधे सीधे बता दूं आपको, जो नंबर्स आए हैं उसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। नंबर्स अच्छे आए हैं, अच्छा प्रदर्शन था रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। जैसे कहा जा रहा था जियो बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। आरपूज में 42% का जंप देखने को मिला है, जो स्ट्रीट एस्टिमेट से जीआरएम्स को लेकर उससे बेहतर आंकड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिलीवर करा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, सब क्लोजली वॉच आउट कर रहे हैं कि वो बैलेंस शीट से डेट कब तक खत्म होगी। तो
कंपनी के मैनेजमेंट ने क्लियर कर दिया है कि 2021 मार्च 2021 यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर जो अब शुरू हो चुका है उसके एंड तक डेट फ्री एंटिटी के तौर पर रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको नजर आएगी। इनफैक्ट राइट्स इशू जो आया है वो 53,000 करोड़ रुपीस मोबिलाइज करने की बात है, जिसमें 1257 रुपीस राइट्स का प्राइस रखा गया है। 15 शेयरों पे एक शेयर का राइट्स का इंटाइटलमेंट रेशियो है और प्रमोटर्स भी अपना 50% राइट्स इशू के जरिए सब्सक्राइब करते हुए नजर आएंगे, यानी कि 26-27 हजार करोड़ रुपए प्रमोटर्स की तरफ से भी फंड इन्फ्यूजन होगा। तो रिलायंस की ये रिजल्ट्स रिलेटेड तस्वीर है। पोजीशन कैसी बिल्डअप हुई, आज शॉक कैसे रिएक्ट करेगा वो 9:15 बजे पता चलेगा। नंबर्स में कोई खामी नहीं, नंबर्स स्ट्रांग आते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से, पर जो डिसअपॉइंटमेंट आया है वो एचयूएल की तरफ से आया है। वरुण, दिक्कत भरे नंबर्स, डेफिनेटली दिक्कत भरे और बेहद ही निराश करने वाले नंबर्स है, क्योंकि देखिए 10 दिन के लॉकडाउन के मार्च में जो 10 दिन का लॉकडाउन था उसको फैक्टर इन करने के बाद भी एनालिस्ट कम्युनिटी जो है वो मान के चल रही थी कि ज्यादा से ज्यादा 1% के आसपास कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो गिरेगी। ये मैं जितने एस्टिमेट्स बना रहा था उसमें सबसे बेरिश एस्टिमेट में ये था, लेकिन देखिए कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है उसमें 7% की गिरावट आई है। ये साफ दर्शाती है कि सिर्फ लॉकडाउन के समय पे दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत जो है उसके पहले के महीने यानी कि जनवरी और फरवरी के महीने में भी थी और उसी का इंपैक्ट जो है आपको नतीजों में देखने मिला। इसके लिए प्रॉफिट देखिए 1500 करोड़ के आसपास आया, 1800 करोड़ का अनुमान था। जो कंपनी की रेवेन्यूज है वो भी अनुमान से काफी कम आई और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पिछले काफी सारे क्वार्टर्स से कंपनी अपने मार्जिन जो है लगातार बढ़ाते जा रही थी। इस बार देखिए मार्जिन में भी गिरावट आई है, 23.3% से गिर के ये 22.9% पे आए हैं और कंपनी का कहना है कि आगे भी थोड़े हिकअप्स जो है वो शायद आपको देखने मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नतीजे काफी कमजोर है। हालांकि मैं ब्रोकरेज हाउस के रिएक्शन पढ़ रहा था वो थोड़े मिक्स है, कुछ कह रहे हैं कि एक क्वार्टर में इंपैक्ट है, कुछ कह रहे हैं 2 क्वार्टर में इंपैक्ट होगा, लेकिन ये क्वार्टर तो कंपनी के लिए काफी खराब रहा और इसका इंपैक्ट आपको बाकी एफएमसीजी कंपनी पे भी देखने मिलेगा। तो एचयूएल की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट आता हुआ, डिसअपॉइंटमेंट दरअसल टेक महिंद्रा की तरफ से भी आया है, लेकिन टेक महिंद्रा मार्केट मूविंग नहीं है, इसीलिए मैंने लास्ट में मेंशन कर रहा हूं। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा था इस क्वार्टर का इंडिकेशन था कि ग्रोथ टेपर ऑफ होगी, यानी कि ग्रोथ ठंडी पड़ेगी, पर स्ट्रीट वो एस्टिमेट लेके चल रहा था। आए रुपए में आए 2% गिरी, डॉलर आए 4.25% क्यू ऑन की गिरी और कांस्टेंट करेंसी में आए 3.5-3% का गिरावट है, जबकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था शायद एक फ्लैट क्वार्टर होगा। इस तरह की वीकनेस है और दिक्कत एंटरप्राइज का वर्टिकल तो फिर भी ठीक है, जो कम्युनिकेशन वर्टिकल है वो 8.5% तिमाही दर तिमाही गिर गया। इसीलिए आप देख रहे हैं आय में डिसअपॉइंटमेंट था। मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट यानी कि 2% से ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं। तो टेक महिंद्रा की कहानी थी 2017 से 2019 के बीच में मार्जिन्स में